हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण अधिगम के 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना? और ये ऐसे 30 प्रश्न हैं जो बार-बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो चाहे पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो। तो जितने हमारे साथी हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ें और कितने बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। आपके बाल विकास की क्लास जो है आपको रेगुलर दी जा रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम जो प्रश्न करेंगे उनकी व्याख्या भी करेंगे। क्या करेंगे भाई? उनकी व्याख्या भी हम करते हुए चलेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है भाई, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है भाई? तो आप कहेंगे सर लखनऊ में स्थित है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान शाला की, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं भाई कि विश्व की पहली मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर स्थापित की गई? तो जर्मनी में स्थापित की गई। कब? 1879 में। किसने किया? तो विलियम वुंट ने किया। किसने किया? विलियम वुंट ने किया। ठीक है ना? ये आप ध्यान रखेंगे, किसने किया था भाई? विलियम वुंट के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? और इन्हें जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान का संस्थापक भी कहा जाता है। बात करें भारत में उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में। कहां पर? प्रयागराज, इलाहाबाद में। और किसकी अनुशंसा पर? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ठीक है ना? और अगर भारत में हम प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की बात करें, तो यह स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1916 में स्थापित किया गया था। किसने करवाया भाई? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा करवाया गया था। और इन्हें जो है भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है ना? इतनी सारी जानकारी आपकी यहाँ पर मनोविज्ञान शाला से हो गई। दूसरा हमारा प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से व थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? चलिए फटाफट से आप लोग बताते रहिए, आप लोग कमेंट अपना लिखते रहिए इसको, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप समझिए कि कोहलर क्या थे? कोहलर थे एक गेस्टाल्टवादी। क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है ना? गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार। ध्यान में रखेंगे आप, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, ये सब गेस्टाल्टवादी हैं। और इनके सिद्धांत का क्या नाम था भाई? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम था। किस पर प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक बंदर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। किस पर किया था? सुल्तान नामक माफ कीजिएगा, बंदर नहीं, वनमानुस, ठीक है ना, चिंपैंजी, इस पर प्रयोग किया था, ठीक है? ओके है। देखिए, बाकी का देख लेते हैं। थांडाई का संबंध किससे है? बिल्ली से है। स्किनर का किससे है? चूहा से है। पावलाव का किससे है? कुत्ते से है। और कोहलर आप देख रहे हैं, ये चिंपांजी इनके हाथ में है, ठीक है ना? तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं भाई अच्छे से। अगला है अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या होता है भाई? सीखते सीखते अधिगम की प्रक्रिया में वृद्धि होनी बंद हो जाती है। तो क्या होता है भाई? वृद्धि होनी बंद होने का मतलब यह है कि वृद्धि एकदम से रुक नहीं जाती है। ये चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कितनों भी प्रयास करते हैं, लेकिन सीखने की गति हमारी बढ़ती नहीं है, लेकिन चलती रहती है। देखिए, चलती रहती है। ऐसा लगता है कि रुकी हुई है लेकिन चल रही है, ठीक है ना? मतलब अवरुद्ध है लेकिन बढ़ रही है। तो अवरुद्ध वृद्धि या अवरुद्ध वर्धन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला ये मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है ना? चलिए, आगे हम बात करें कि हमारे जितने साथी हैं जो आज क्लास देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इसे आप बारकोड को स्कैन भी कर सकते हैं और जो है टेलीग्राम के इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर सकते हैं, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, और वहीं पर आपको सारे जो है जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना? तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अगर पुस्तकों की बात करें तो आप देख लीजिए, पावलाव की किताब कौन सी है भाई? कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना? थॉर्नडाइक की कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये। स्किनर की किताब कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोहलर की कौन सी है? द मेंटालिटी ऑफ एप्स और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो आप समझ जाएंगे क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी है। मेंटलिटी ऑफ एप्स भी समझ जाएंगे क्योंकि एप्स मतलब चिंपैंजी, आप जानते हैं ना? और यहाँ पर गैने की है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपका उत्तर हो जाएगा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक कौन हो जाएंगे? स्किनर, ठीक है ना? अभी हम लोगों ने यहाँ देखा इसके लेखक कौन है? स्किनर है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाई? चलिए देखिए, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे कि
देखिए यहाँ पर सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु अगर सही व्यवहार देना है बालक को तो सबसे पहले खुद सही व्यवहार करना होगा, ठीक है ना। तो सही व्यवहार का प्रशिक्षण की बात हो रही है, तो उसके लिए आप पहले खुद सही व्यवहार का प्रशिक्षण करेंगे। इसीलिए जो है आदर्श प्रदर्शन विधि भी एक विधि बनाई गई है, जिससे कि अध्यापक बच्चों में सही व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बालक जो है सबसे पहले देख करके ही सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ये मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है ना। आइए देखते हैं। आपको सबलीकरण का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था कि क्लार्क एल हल जो है अमेरिका के हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था सबलीकरण का चूहों पर प्रयोग करके, ठीक है ना। इनके सिद्धांत के कई सारे नाम है, जिसमें एक नाम मैंने बताया था आपको, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। क्या है? गोल ग्रेडियंट थ्योरी, मतलब उद्देश्य या लक्ष्य प्रवणता का सिद्धांत। क्या? उद्देश्य या लक्ष्य प्रवणता का सिद्धांत। तो आप ध्यान रखेंगे भाई, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हाल लिखा है लेकिन ये हल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, क्लार्क एल हल, ठीक है ना। लक्ष्य प्रवणता। अब यहां पर अगर हम और बात करें हल की, हाल की, स्टेनले हाल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, स्टेनले हाल की बात करें तो इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है सातवां कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा की अगर हम बात करें तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यू एलन, ठीक है ना, डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन को कहा जाता है। 1963 में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी थी। कहां पर? अमेरिका में। कौन सा विद्यालय था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी थी भाई, ठीक है ना। इनके साथ कौन कौन से? रॉबर्ट बुश थे, किम रोमनी, केविन रियान और एचिसन। तो आपको ये एचिसन और बुश दोनों याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, तो एक बुश भी थे, एलन भी थे और एचिसन भी थे, तो आपके डेविड ह्यूम जो है ये यहां पर संबंधित नहीं है इससे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए भाई, अगर हम बात करें आपके सूक्ष्म शिक्षण की, ठीक है ना, माइक्रो टीचिंग की बात करें तो कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं और टोटल कितने मिनट मिलते हैं भाई? 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण के लिए मिलते हैं। सबको 6-6 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पुनः जो योजना बनाई जाती है उसके लिए 12 मिनट मिलते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक, ओके है। चलिए भारत में बात करें सूक्ष्म शिक्षण तो कब आया था? डॉक्टर डी डी तिवारी ने जो है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था भारत में 1967 में। कहा? इलाहाबाद में एक स्कूल है सरकारी, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में पेश किया गया था। तो अगर भारत में सूक्ष्म शिक्षण पूछे तो डी डी तिवारी, कब? 1967 इलाहाबाद में, ठीक है ना। चलिए ओके है, क्लियर है। देखिए 1963 के 4 साल बाद आया था भारत में, ठीक। आगे निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम के स्तर की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। देखिए जो शिक्षण अधिगम के तीन तीन स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं भाई? एक तो होता है स्मृति स्तर, ठीक है ना, एक होता है स्मृति, एक होता है अवबोध या बोध स्तर, अवबोध या बोध स्तर होता है, ठीक है ना। और एक आपका होता है भाई चिंतन स्तर। कौन सा? चिंतन स्तर होता है, ठीक है ना। ये 3 स्तर होते हैं आपके किसके भाई? शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं। तो अवबोध भी हो गया आपका, स्मृति भी है, और कौन सा है भाई आपका? परावर्ती है, हाँ परावर्ती स्तर भी दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके जो है 3 स्तर हो जाएंगे, ठीक। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? स्मृति हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा, और परावर्ती स्तर को ही हम क्या कहते हैं? चिंतन स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूरवर्ती स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही शिक्षण अधिगम के स्तर से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? देखिए जनतांत्रिक शिक्षण की नीति की बात हो रही है। जनतांत्रिक शिक्षण की नीति का मतलब यह है कि जिसमें बच्चे भी बराबर रूप से सहभागी हों। तो क्या व्याख्यान विधि में होता है? तो आप कहेंगे व्याख्यान तो एक टीचर खड़े होकर के व्याख्यान देने लगता है, इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जनतांत्रिक नहीं है। बाकी योजना विधि, खोज विधि और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है ये आपका किससे संबंधित है भाई? ये आपका जनतांत्रिक शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है ना, ओके है। चलिए अन्वेषण विधि की खोज, ह्यूरिस्टिक जिसे हम कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं भाई? ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका मतलब होता है खोज करना। क्या होता है भाई? खोज करना, ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसे अन्वेषण मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसने इसकी खोज की थी भाई? एच ई आर्मस्ट्रांग। किसने? एच ई आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। एच ई आर्मस्ट्रांग जो है इसके
जन्मदाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ओके है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। क्या समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बालक होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सबसे पहले तो यही विशेषता नहीं हो जाएगी, मतलब यही आपका उत्तर एक होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव होता है। बिल्कुल सही है समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा में ये तीनों है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो समावेशी शिक्षा केवल विशेष बालकों के लिए नहीं है, ये विशेष और सामान्य दोनों के लिए होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित है? ठीक है ना। तो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो होती है, इसमें भाई इन्होंने किस चीज के बारे में बताया है, ये देखिए। इन्होंने शाब्दिक व्यवहार के बारे में बताया है। किसके बारे में? शाब्दिक व्यवहार के बारे में बताया है, ठीक है ना। शाब्दिक व्यवहार के बारे में बताया है। इन्होंने तीन चीजें बताई हैं। एक तो होता है शिक्षक कथन। कौन होता है भाई? एक होता है जो शिक्षक कथन होता है, ठीक है ना। एक होता है छात्र कथन, ठीक है, शिक्षक कथन, छात्र कथन, और एक होता है मौन। कौन होता है? मौन होता है। तो शिक्षक, छात्र और मौन, इसमें तीनों आ जाते हैं। अभिभावक जो है इससे संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? संभाषण में अगर अर्थ की लघुतम इकाई की बात करें, तो आपका जो रूप ग्राम है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है, हम करके सीखते हैं, यह कथन किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, देखिए वैसे तो यह कथन जॉन डीवी का है। किसका है? जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं है, और यह कथन जॉन डीवी के साथ साथ डॉक्टर डी मैस ने भी दिया है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? सी वाला उत्तर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले, शिक्षण का स्तर या शिक्षण अधिगम का स्तर दोनों आपको एक ही तरीके से मिलेंगे। उसमें मैंने अवबोध बताया था, स्मृति बताया था और चिंतन बताया था, तीनों स्तर होते हैं। आपका डी वाला उत्तर ऐसा होगा जो उसमें नहीं होगा, मतलब डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होती है? अब आप बताइए, देखिए समझिए, मुख्य प्रक्रिया कौन सी होगी? शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होगी? तो भाई, जब बालक कुछ कहेगा, शिक्षक कुछ कहेंगे और बालक उसकी प्रतिक्रिया देगा, तभी तो जाकर के ये जो है आपकी अंतःक्रिया होगी वो प्रभावी होगी। तो आपका सी वाला उत्तर होगा क्रिया और प्रतिक्रिया की, ठीक है ना। मुख्य संक्रिया कौन सी है? क्रिया और प्रतिक्रिया की है। ध्यान देंगे, आगे चलें भाई। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, यह किसका उदाहरण है? तो आप समझिए कि काली गाय है, काला कुत्ता है, ठीक है ना, और काली वस्तुएं हैं। सबसे क्या करता है भाई? सबसे ये एक ही क्रिया कर रहा है, मतलब सबसे इसके अंदर डर पैदा हो गया। मतलब कि इसकी जो अनुक्रिया है, इसका सामान्यीकरण कुत्ते के साथ भी हो गया, काले कुत्ते के साथ, काली गाय के साथ भी हो गया और काली बिल्ली के साथ भी हो गया। मतलब इसकी जो अनुक्रिया है, जो डर है इसका, उसका सामान्यीकरण हो गया। क्या हो गया भाई? सामान्यीकरण हो गया। तो किसका सामान्यीकरण? अनुक्रिया का सामान्यीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें भाई, क्लियर है? बताइए, ओके है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है? बताइए, किसे ध्यान में? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। देखिए, यहाँ आवश्यकता नहीं है बात हो रही है, ठीक है ना। अब जब भी कोई शिक्षण विधि का चयन किया जाता है, तो शिक्षण विधि किसके लिए हो रही है भाई? छात्रों के लिए हो रही है। तो छात्रों के लिए अगर हो रही है, तो उसमें आपको हर एक छात्र की व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में ध्यान रखना होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो गई। जैसे मान लीजिए क्लास में 3 स्तर के बच्चे हैं, एक उच्च स्तर के हो गए, ठीक है ना, एक मध्य स्तर के हो गए और एक निम्न स्तर के हो गए। अब अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, उनके मानसिक स्तर को नहीं जानते हैं, तो आप बताइए
मान लीजिए उच्च स्तर के बालकों को आप ध्यान में रख करके अगर आप हल कर रहे हैं, तो भाई अगर क्वेश्चन आप बना रहे हैं या आप शिक्षण विधि अपना रहे हैं, तो नीचे के बच्चों का नुकसान होगा, ठीक है ना, इनको समझ में आएगा और धीरे धीरे इनका पलायन होने लगेगा। तो किसी एक को नहीं, आप व्यक्तिगत भेद का भी ध्यान रखेंगे और इनके मानसिक स्तर का भी ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रश्न यहाँ के, कुछ प्रश्न इसके लिए, कुछ प्रश्न इसके लिए, तीनों के लिए प्रश्न आप उसमें रखेंगे ताकि सबका जो है में इंटरेस्ट बना रहे, रुचि बनी रहे। और विषय को आप देखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब ये भी रहेगा, ये भी आपका रहेगा, ये भी रहेगा, इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, तो अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक से कोई मतलब ही नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, तो अभिभावक की पृष्ठभूमि। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है विशेषता नहीं है, आइए पहले इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ये मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है ना। बाल्यावस्था को हम आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं क्योंकि इसी में बालक स्कूल जाना शुरू करता है। स्फूर्ति या चुस्ती की अवस्था कहते हैं, बालक हमेशा इसमें एक्टिव रहता है, ठीक है ना। गंदी अवस्था, बालक हमेशा खेल कूद करके अपने कपड़ों को गंदा किए रहता है, गंदी अवस्था हो जाती है। टोली, समूह या गिरोह की अवस्था, इसका मतलब ये है कि बालक इसमें हमेशा समूह बना करके रहने की कोशिश करता है और खेलता है समूह में, ठीक है ना, तो इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। ये बेवजह का इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है ना, कोई दोस्त मिल गया उसके साथ खेलने लगा, नहीं तो इधर उधर घूमता रहता है। यहाँ समझिए संवेगों में सामाजिकता का भाव आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि इससे पहले जो आपका शैशवावस्था था उसमें नहीं था। बालक धीरे धीरे बहिर्मुखी होने लगता है, शैशवावस्था में अंतर्मुखी था, उसके बाद बहिर्मुखी। और जिज्ञासा की प्रबलता होती है, इंपॉर्टेंट है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्यों कैसे करके कार्य और कारण संबंध जानना चाहता है। ये तार्किक चिंतन करना सीखने लगता है बालक यहाँ पर, ठीक है ना, लॉजिकल थिंकिंग करना सीखने लगता है। अब आगे आइए भाई, प्रश्न देखते हैं। सामूहिकता की प्रबलता, अभी आपने पढ़ा कि देखिए सामूहिकता की प्रबलता होती है भाई, ठीक है ना, सामूहिकता होती है। आपने देखा जिज्ञासा की कमी, लेकिन यहां पर अभी आपने पढ़ा कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है। तो एक तो ये हो गया जो बाल्यावस्था में विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा की कमी नहीं प्रबलता है, तो आपका एक तो उत्तर सही हो गया। आगे देख लीजिए, अभिवृद्धि में स्थिरता बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले संवेग बहुत अस्थिर होते हैं, लेकिन इस बाल्यावस्था में स्थिर हो जाते हैं। देखिए, शैशवावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें और किशोरावस्था की बात करें, ठीक है, तो यहां संवेग क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। बाल्यावस्था में थोड़ा स्थिर होते हैं और यहां फिर आकर के अस्थिर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है शैशवावस्था को बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। किसने कहा है, रास ने कहा है, आपको पता है, ठीक है ना। समूह एवं खेलों में सहभागिता, तो जाहिर सी बात है टोली की अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो ये अभिप्रेरण है, ठीक है ना, अभिप्रेरण। अब देखिए सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है भाई, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। सृजनात्मकता की प्रक्रिया में चार अवस्थाएं हैं। एक आपका है तैयारी, जिसे आयोजन कहते हैं। एक आपका है उद्भवन होता है, इंक्यूबेशन होता है। एक आपका प्रेरण या प्रतिदीप्ति है, और प्रदीप्ति है या प्रबोधन कहते हैं या प्रकाश कहते हैं। और एक आपका प्रमाणीकरण या सत्यापन। चार अवस्थाएं आपकी होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी है भाई, उद्भवन आपका है, ठीक है ना, आयोजन है और प्रबोधन है आपका। अभिप्रेरण इसकी अवस्था में नहीं आता है, ध्यान देंगे, कौन सा, अभिप्रेरण इसकी अवस्था में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको चारों अवस्थाएं इसकी बता दी हैं, ठीक है ना, आयोजन भी है, उद्भवन भी है और यहाँ पर प्रबोधन या प्रकाश, देखिए मैंने लिखा है चारों को, ठीक है ना, तो आप ध्यान देंगे, इनको समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। देखिए वृद्धि और विकास का प्रथम चरण जो माना जाता है वो क्या होता है भाई, फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए। जब बालक का निर्माण होना शुरू होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से जब बालक का विकास होता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है, शारीरिक विकास शुरू होता है। उसके बाद मानसिक, फिर जाकर के सामाजिक, जब बालक समाज में आता है उसके बाद उसका नैतिक विकास शुरू होता है। तो सबसे पहला कौन सा है, शारीरिक विकास है, ध्यान देंगे। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है भाई, क्या बचाया जाता है व्यवहार को, या उसका विस्तार किया जाता है, या संशोधन किया जाता है, या प्रसार किया जाता है। विस्तार और प्रसार तो एक ही है, तो सीधा सा अगर ऑप्शन से देखेंगे तो दोनों एक है, तो कट जाएगा। व्यवहार का बचाव तो किया नहीं जाता है, बल्कि यदि हम कुछ गलत जान रहे होते हैं तो उसको हम सुधारते हैं, मतलब उसमें संशोधन करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे चलें। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स तो आपको पता है, स्किनर का सिद्धांत कौन सा है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। कौन सा भाई, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत।
स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था भाई? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, अभी मैंने इससे पहले ही आपको बताया था। तो जहां पर प्रसूत अनुबंधन आए वहां पर आप क्या लगा देंगे भाई? स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर बॉक्स आप लगा देंगे, ठीक है ना। जिस बॉक्स में चूहे को रखा गया था उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। इनका सिद्धांत है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है ना। नैमित्तिक अनुबंधन का नाम भी दिया जाता है और इसे दिया जाता है भाई अभिक्रमित अनुदेशन भी दिया जाता है। क्रिया प्रसूत आप जान ही रहे हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि पहले चूहा क्रिया करता है, ठीक है ना, उसके बाद उसका अनुबंधन होता है, उसके बाद उसको खाना मिलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने, स्किनर ने क्या किया था भाई? स्किनर को जो है अभिक्रमित अनुदेशन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिक्रमित अनुदेशन का जनक, ठीक है ना। और इसमें दो तरीके हैं अनुदेशन के, एक होता है रेखीय, ठीक है ना, एक होता है शाखीय, ठीक है ना। तो रेखीय जो है वो कौन है भाई? रेखीय के जनक आपके माने जाएंगे स्किनर, ठीक है ना, और शाखीय के माने जाएंगे नॉर्मन ए क्राउडर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो कितने उप परीक्षण है भाई? 5 उप परीक्षण है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। भाटिया का पूरा नाम क्या था भाई? CM भाटिया, चंद्र मोहन भाटिया। इन्होंने 1955 में भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया। और ये किसके मापन के लिए है? तो बुद्धि के मापन के लिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मापन में प्रयोग में लाया जाता है। कितने जो है इसमें कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 5 उप परीक्षण होते हैं। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, चित्र निर्माण परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण है, और अंकों के लिए तत्काल स्मृति का परीक्षण है। ये आपके 5 इसमें उप परीक्षण शामिल होते हैं, ठीक है ना। ओके है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। CM भाटिया का भाई किसके लिए? बुद्धिमापन के लिए। कब? 1955 में। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक। आगे चले। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था भाई? देखिए ये मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो किसने किया था? फ्रॉबेल ने किया था। किसने? फ्रॉबेल ने। कार्लवेल कुक जो है ये खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है ना, खेल विधि के जन्मदाता। और डाल्टन की अगर हम बात करें तो ये है डाल्टन विधि, और इसके जन्मदाता कौन है भाई? हेलेन पार्खस्ट। कौन है? हेलेन पार्खस्ट जो है वो इसके डाल्टन विधि के जन्मदाता है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सी विधि दी है? मॉन्टेसरी विधि इन्होंने दिया है, ठीक है ना। आगे चले। देखिए किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बालोद्यान। क्या कहते हैं? बालोद्यान भी कहते हैं। अगर हिंदी में आता है तो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संकलनात्मक परामर्शदाता के जनक कौन है? आइए फटाफट से पहले हम परामर्श के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो परामर्श के आपके 3 प्रकार मिलेंगे, एक निर्देशात्मक, एक अनिर्देशात्मक, और एक है संकलनात्मक या सहकारी, जिसमें निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। देखिए निर्देशात्मक की बात करें तो जी विलियमसन। कौन है? E.G. विलियमसन जो है ये निर्देशात्मक के हैं, ठीक है, E.G. विलियमसन। अनिर्देशात्मक के कौन है? कार्ल आर रोजर्स जो हैं ये अनिर्देशात्मक के हैं, ठीक है ना। और अगर संकलनात्मक की बात करें तो फ्रेडरिक सी थॉर्न जो है ये इसके जन्मदाता हैं। आइए देख लेते हैं अब। FC थॉर्न आपके संकलनात्मक के हो गए, ठीक है ना। विलियमसन आपके निर्देशात्मक के हो गए, ठीक है ना। और अनिर्देशात्मक के आपके कार्ल एम रोजर्स हो गए। आप यहां पर ध्यान देख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, रख लीजिए, यहां से प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे। पेपर 1 में ना सही लेकिन पेपर 2 में तो श्योर है यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? दंडित करना, नजरअंदाज करना, माता पिता को सूचित करना, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उसके उपचार का सुझाव करना। अब समझिए, क्या बालक को दंड करने से उसके व्यवहार में संशोधन हो जाएगा? देखिए कुछ होता है, आप वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो बालक को कभी दंड देना ही नहीं है। नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, माता पिता को सूचित करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसके कारणों को पता लगा करके आप जो है उसके उपचार का सुझाव देंगे, ठीक है ना। बात आई डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया है तो लेखन ना कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिसलेक्सिया का संबंध किससे भाई? पठन से है, मतलब पढ़ने संबंधी विकार से है। आइए सभी जो विकार हैं उनको देखते हैं। डिसलेक्सिया का किससे है? पढ़ने संबंधी विकार से, ठीक है। डिसग्राफिया का किससे है? लिखने संबंधी, ठीक है ना। जैसे बच्चा का लिख रहा है तो ये एक ग्राफ ही तो बना रहा है, एक ग्राफ बना रहा है, मतलब डिसग्राफिया, ठीक है ना। अगर लिख नहीं पाता है तो डिसग्राफिया है।
डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से होता है। कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में। तो गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने से संबंधित होता है डिसकैलकुलिया। अफेजिया या डिस्फेजिया की बात करें तो बच्चा अगर भाषा को समझने और उसे व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो ये आपका होता है अफेजिया या डिस्फेजिया। और डिस्प्रेक्सिया की बात करें तो मोटर कौशल जो होते हैं, जो शारीरिक गतिविधियां हैं, अगर बच्चा उसको सही से नहीं कर पा रहा है, जैसे कलम नहीं पकड़ पा रहा है या किसी चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया। याद रखेंगे, भाषा डिस्फेजिया, गणितीय होगा डिस्कैलकुलिया होगा, लेखन होगा डिस्ग्राफिया और पठन होगा डिसलेक्सिया। तो आपका कौन सा है? पठन डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी। डिस्कैलकुलिया हो गया, लेखन से हो गया डिसग्राफिया हो गया, ठीक है ना। और वाक संबंधी आपका हो गया डिसफेजिया या अफेजिया, ठीक है ना। ओके है, आगे चलिए। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो किसके लिए किए जाते हैं भाई? ब्रेल लिपि। अगर आप ब्रेल लिपि के बारे में जानते नहीं है तो आइए देखते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुईस ब्रेल ने। किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए। ये खुद दृष्टिबाधित थे, ठीक है ना। तो बात करें कैसे कार्य करता है, तो इसमें 6 डॉट्स होते हैं। यहां अगर आपको डॉट दिख रहे हो तो इस तरीके से करके 6 डॉट होते हैं और इन्हीं ये उभरे हुए होते हैं, इनको छू करके बच्चे जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? दृष्टिबाधित। वैसे भी आप समझ जाएंगे कि अगर टेप रिकॉर्डिंग है, बच्चा सुन सकता है, इसका मतलब तो सुन सकता है। तो सुनने वालों के लिए अब अस्थिबाधित के लिए क्या है भाई? अस्थिबाधित तो सुन भी सकता है, देख भी सकता है। श्रवण बाधित सुन सकता है, अगर श्रवण बाधित है तो नहीं सुन सकता, तो उसके लिए टेप रिकॉर्डिंग का कोई महत्व ही नहीं है। शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो क्या ही दिक्कत है भाई, तब भी तो वो सुन सकता है, देख सकता है। इसका मतलब है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए टेप रिकॉर्डिंग और ब्रेल लिपि की बात की गई है। TWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स मतलब, स्पेशल नीड्स मतलब विशेष आवश्यकता, चाइल्ड विद बच्चा के साथ, मतलब विशेष आवश्यकता के साथ अगर कोई बच्चा है तो वही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा? सी वाला, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इसका मतलब होता है CWSN का। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो देखिए, परामर्श अगर दिया जाता है तो पहले कोई भी जो परामर्शदाता होगा वो उसका साक्षात्कार लेगा, ठीक है ना। पहले दोनों के बीच में विश्वास होगा तभी तो परामर्श का कोई मतलब निकलेगा। और संप्रेषण सारी चीजें सोच समझ कर करने के बाद ही तो परामर्श दिया जाता है। मतलब ये तीनों आपके होंगे। वृत्तिक वृद्धि जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये इसका तत्व परामर्श का नहीं है, ठीक है ना। तो परामर्श के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके 3 प्रकार हैं। तीनों प्रकारों के जन्मदाता को मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप जहां जैसे भी हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको पीडीएफ, अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम पर मिलेगा, और आपके व्हाट्सएप पे तो नहीं जाता है ये, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।